जी ऑडिट के साथ एक मसला है कि हम चीज़ें लर्न करते हैं और वो भूल जाती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहले कभी ये चीज़ें देखी सुनी नहीं है, बिल्कुल नई चीज़ें हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर ले लें तो शायद थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर रह जाए, लेकिन फिर भी वर्डिंग पॉइंट्स कितने हैं वो भूल जाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? एक रजिस्टर बनाएं ऑडिट का अपना, जिसमें आपने अपने नोट्स बनाने हैं ऑडिट के। मीन जो चीज़ आप लर्न करेंगे अभी बुक से, एक हेडिंग लर्न की, उसके नीचे 7 पॉइंट थे, सपोज इनहेरेंट लिमिटेशन थी 7, उसे लर्न करके लिख लेना। उसके बाद हमने नेक्स्ट 5 एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट पढ़े, उसे लर्न करके एक दफ़ा लिख लेना। ठीक 2 घंटे बाद पता चलेगा भूल गया। जब नेक्स्ट लर्न करेंगे पिछला भूल चुका होगा, क्या करना है? पिछला यूँ लिखा हुआ अपना यूँ सामने लाना, बुक नहीं खोलनी, आप अपना लिखा हुआ सामने लाना, और एक लाइन आप पढ़ोगे, बाकी अगली 6 दिमाग के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट डे फिर भूल गया, फिर क्या करना है? वही अपना लिखा हुआ यूँ सामने लाना है, और एक लाइन पढ़ने से बाकी फिर दिमाग में आ जाएंगी। और यूँ ये अपना लिखा हुआ हमने थ्रू आउट सेशन कुछ 4-5 दफ़ा सामने ले आया तो पेपर तक भूलेगा नहीं। हाँ, अगर ये नोट्स में बुक्स में ही रहा तो फिर जब भी भूलेगा आपको उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना पहली दफ़ा लगा था। इसलिए प्लीज़ एक रजिस्टर बनाएं सेपरेट, जिसमें हमने अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्यों, जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये भी हमने अटैम्प्ट करने हैं हाथ से, तो जो लर्न करना है हमने वो भी वहाँ पे हाथ से लिखना है। क्यों, इससे हमारी रिवीजन जो है वो ईजी हो जाएगी, और कोई इसका सलूशन नहीं है। कोई हाफिज़ होंगे, हाफजा होंगी, हाफजों वाले रटे लगा लेंगे, लेकिन उतना अच्छा दिमाग में फिर भी रिटेन नहीं होगा। लिखने से दिमाग के अंदर रिटेन रहेगा, रिवीजन में हेल्प देगा। पढ़ी हुई चीज़ भूल जाती है, लिखी हुई चीज़ नहीं भूलती, और वो चीज़ कभी नहीं भूलती जो डिस्कस कर ली जाए। हाँ, अगर कोशिश करो ग्रुप स्टडी में ऑडिट को पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। इस हेड के अंदर पॉइंट क्या क्या थे आपस में डिस्कस कर लो। चलिए वो नहीं तो कम से कम एटलीस्ट लिख तो लो ना। चैप्टर 1 के पास पेपर क्वेश्चंस में आए। जब आप एक चीज़ को लिखते हैं तो वो डबल प्रिंट हो जाती है। एक तो आपने जब उसको याद किया तो बुक का प्रिंट आपके माइंड में, लेकिन तो आपको लिखते हो तो फिर आपका डबल प्रिंट हो जाता है। उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा प्रिंट। पता नहीं अकाउंटिंग में होता होगा, इधर मैं तो कहता हूँ कि लिखने से बाद में आपने वो बुक वाला देखना ही नहीं है, बाद में आपने बुक वाला देखना ही नहीं है, बाद में अपना ही देखना है, उससे डबल प्रिंट नहीं होगा। क्यों, इधर हमने हू बहू बुक वाली वर्डिंग छापनी नहीं है कहीं पे। कॉन्सेप्ट लिखना है ऑन लैंग्वेज में, तो ऑन लैंग्वेज में अगर अभी नहीं लिखा तो बाद में भी नहीं लिखा जाएगा। अभी तो कॉन्सेप्ट फ्रेश है, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में और अच्छा पक्का करने के लिए ऑन लैंग्वेज में एक दफ़ा लिख लो, और बाद में उसी को ही रीड करना है। क्यों, वो आपका अपना कॉन्सेप्ट था। जी चैप्टर 1 के अगर हम क्वेश्चंस में जाएं तो अभी प्रीवियस अटैम्प्ट थी स्प्रिंग 2022 की, उसमें एग्जामिनर ने चैप्टर 1 को दिया है इग्नोर, मिनी टेस्ट किया। उससे पीछे ऑटम 21 में उसने टेस्ट किया जस्ट फॉर 3 मार्क्स। इस मीन पिछली 2 अटैम्प्ट से तकरीबन इग्नोर हो रहा है। अब बारी आ गई है इसकी, कंपनी एक्ट का सिनेरियो इसके ऊपर आएगा ही आएगा। हाँ, ऑटम 21 में 3 नंबर की उसने क्या टेस्ट किया, रिक्वायर्ड स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द अबव सिचुएशन। के अबव सिचुएशन में कंपनी एक्ट की ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। हारिस एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कैक्टस प्राइवेट लिमिटेड CPL फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। सो हारिस एंड कंपनी ऑडिट करने जा रहे हैं CPL का फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। हारिस द ओनली ऑडिट पार्टनर ऑफ हारिस एंड कंपनी, मीन एक ही पार्टनर था हारिस, पास्ड अवे ऑन 5 सितंबर 2021। ईयर एंड से पहले ही ड्यूरिंग ऑडिट, इंटरम ऑडिट के दौरान अल्लाह को प्यारा हो गया। नो अदर ऑडिटर हैज़ येट बीन अपॉइंटेड बाय CPL, और CPL ने अभी तक कोई और ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया। क्या केस है ये? कैजुअल वैकेंसी है। एक ऑडिटर मर जाए, भाग जाए, पागल हो जाए तो वैकेंसी क्या हो गई? कैजुअल होगी, तो कैजुअल वैकेंसी है।
डायरेक्टर को फिल करनी है विद इन 30 डेज ऑफ vacant vacancy. If directors fail to fill the vacancy within 30 days, commission appoint the auditor. ये 3 बातें करनी 3 नंबर क्या कर रहा है, लेकिन वो क्लिक करना कि है क्या ये केस, पेपर प्रेशर के अंदर बैठे हुए थोड़ा औखा हो जाएगा अगर क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस नहीं है। तो हवा में प्रैक्टिस है वो तो हमने ऑलरेडी बातें भी कर ली, लेकिन अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं है तो पेपर प्रेशर के अंदर ये बातें दिमाग से हाथ में टपकना मुश्किल हो जाएंगी कि 3 नंबर हैं, 3 नंबर हमने जस्टिफाई कैसे करने हैं। उससे पीछे अगर हम देखें तो स्प्रिंग 21 में उसने टेस्ट किया 9 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 4 मार्क्स। पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स, सलमान इज द शेयर होल्डर ऑफ Polkadot Limited PL and wants to appoint auditor other than the existing auditor as proposed by the board. सलमान शेयर होल्डर है PL का, एग्जिस्टिंग ऑडिटर की जगह पे किसी और को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है, क्या कर सकता है? यस, मेंबर जो है वो प्रपोज कर सकते हैं ऑडिटर हैविंग एट लीस्ट 10% वोटिंग राइट्स। क्या ख्याल है? और क्या करना है इनको, प्रपोज ऑडिटर की कॉन्सेंट के साथ 7 डेज बिफोर AGM नोटिस देना है कंपनी को। कंपनी को क्या करना है, रिटायरिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट भी करना है। क्या कहना है, साथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को भी विद इन 14 डेज जो है वो आपने इन्फॉर्म करना है। ओके, सो मेरे हम 5 नंबर तो ये भी पूरे हो गए। Required in the light of the Companies Act 2017, briefly explain the process that Salman should follow in the above situation. Also discuss the requirement that PL should follow. तो सारी बातें हमने करनी पांचों के पांचों। कंपनी ने क्या फॉलो करना है इसके अंदर, वेबसाइट पे पोस्ट करना है, रिटायरिंग ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है, रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो इन्फॉर्म करना है। तो ये 3 बातें कंपनी की आ गई और ऊपर मेंबर की आ गई। साथ एक पार्ट भी है फॉर 4 मार्क्स। Afaq and Company has been appointed as auditor of Atrium Limited EL in place of retiring auditor in the AGM. So Afaq and Company auditor अपॉइंट हुए हैं AGM पे प्रीवियस ऑडिटर को रिप्लेस करते हुए। Required list the additional matters that you should consider in the first year of EL's audit. कंपनी के पहले साल के ऑडिट में आपने एडिशनल मैटर्स क्या कंसिडर करने हैं। जब भी हम किसी कंपनी का पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं, पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, किसी और फर्म ने किया है, एक तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं कंपनी के वो वेरीफाई करना होते हैं कि अगर पिछले साल के ऑडिटर हम थे तो फिर तो हमें पता है प्रीवियस क्लोजिंग क्या थे, जो हमने वेरीफाई किए हुए थे वही करंट की ओपनिंग है, फिर तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा हम ऑडिट करने जा रहे हैं पहली दफ़ा, तो पिछले साल के ऑडिटर हम नहीं थे, तो पिछले साल की जो फिगर करंट ईयर में आ रही हैं एज ए ओपनिंग बैलेंस वो ठीक हैं या नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। दूसरा हमने क्या करना होता है, प्रीवियस ऑडिटर जो है उसके वर्किंग पेपर्स को भी रिव्यू करना होता है, ताकि देखने के लिए पिछले साल ऐसे क्या क्या मसले थे ड्यूरिंग ऑडिट जो उसे झेलना पड़े हैं, क्यों वही मसले हमारे साथ भी आ सकते हैं। मीन क्या उसने कंट्रोल वीकनेसेस के ऊपर मैनेजमेंट को लेटर ऑफ वीकनेसेस लिखे हैं, ताकि हम देखेंगे क्या वाकई उनके ऊपर एक्शन हो के वीकनेसेस दूर हुई हैं या नहीं हुई। तो अगर उसके बावजूद दूर नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल है, मीनी अच्छे लोग नहीं हैं, ऑडिटर की रिकमेंडेशन के ऊपर काम नहीं करते। इसने लास्ट टाइम अगर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली थी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा एविडेंस हम लेते हैं कि इस पेज पे लिख के साइन कर दो कि वाकई ये चीज़ ऐसे है, कहाँ पे जहाँ पर हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहे होते, तो वो देखेंगे किन एरिया से डिटेल ली थी, ताकि उन एरियाज़ को हमने 20 दफ़ा डिटेल में देखना है। लास्ट टाइम इसने क्या रिस्की एरियाज़ हाईलाइट किए थे वो हमें देखने हैं, क्यों करंट ईयर में भी वो रिस्की एरियाज़ हो सकते हैं। हाँ, इस पार्ट का जो मेन आंसर है वो हम एंड ऑफ सिलेबस जाके प्रॉपर देने के काबिल बनेंगे। अभी हम इतना अच्छा इसका आंसर नहीं दे सकेंगे। हाँ, 2-3 पॉइंट हम लिख सकते हैं कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना है, प्रीवियस ईयर ऑडिट वर्किंग पेपर को हमें रिव्यू करना है टू हाईलाइट लेटर ऑफ वीकनेसेस या टू हाईलाइट रिस्की एरियाज इन द ऑडिट। इन 2-3 बातें ये अभी हम कर सकते हैं, लेकिन डिटेल इसका आंसर हम जो है एंड ऑफ सिलेबस देने के काबिल बनेंगे। मीन ये प्योरली चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं है, प्योरली चैप्टर 1 का क्वेश्चन पार्ट ए था, पार्ट बी प्योरली चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं है जी। ऑटम 20 में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर एग्जामिनर ने 4 नंबर के लिए टेस्ट किया। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017
Describe the requirement for the cost audit and the person authorized to conduct it. Audit of cost account हमने पढ़ा था एक छोटा सेट, वो एग्जामिनर ने 4 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया ज़िंदगी में पहली दफ़ा। इन कभी टेस्ट किया ही नहीं था, स्टूडेंट इसको इग्नोर करके चले जाते थे, ये क्या बकवास, छोड़ दो इसको, लेकिन उसने 4 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया। तो ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट रिक्वायर हो सकता है कंपनी से बाय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ SECP। क्या ख्याल है, कौन करेगा? CAR CMA। तो कंपनी को क्या करना है, कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करके उसका प्रॉपर ऑडिट कंडक्ट करवाना है। ये 4 नंबर की है, हालांकि 3 ही बातें हैं लेकिन नंबर उसने 4 दे दिए। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी बात नहीं। आंसर जब एग्जामिनर ने दिया तो उसके भी उसने यही 3 बातें की हुई हैं। जिससे पीछे स्प्रिंग 2020 हम कवर कर चुके हैं। ऑटम 19 नो, ऑटम 19 में 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन उसने टेस्ट किया। डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन अमजद के कोई व्यू पॉइंट्स हैं, मीन उसकी कोई सोच है, उसकी कोई बातें हैं, तो आपने उनको डिस्कस करना है। डिस्कस का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको कंसीडर करना है। अमजद इज द चीफ एग्जीक्यूटिव and major shareholder of a newly incorporated private limited company. He has offered your firm to be the first external auditor of the company. Chief executive है, major shareholder है, तो उसने आपको कहा कि आप हमारी कंपनी का ऑडिट करें। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। During a meeting he was of the viewpoint, इसके व्यू पॉइंट को ही हमने डिस्कस करना है। He was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated. ठीक बात है, ये बात ठीक है कि ऑडिट जो है वो रिक्वायर है। क्यों? लीगली मैंडेटेड है। लॉ कहता है कि आपको ऑडिट करवाना है अगर आपका शेयर कैपिटल अबव 1 मिलियन है तो। एंड इट डज नॉट ऐड वैल्यू टू बिजनेस, इसके अलावा ये बिजनेस को कोई फ़ायदा नहीं देता। क्या ये बात ठीक है? नहीं, हमने एडवांटेज पढ़े, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हेंस होती है, इससे शेयर होल्डर को बिजनेस की सेल परचेज में हेल्प मिलती है, इससे बैंक को लोन अप्रूवल में हेल्प मिलती है, इससे कंपनी की स्टैट्यूटरी नहीं नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी मीट होती हैं, और इंटरनल कंट्रोल्स डेफिशिएंसीज के ऊपर रिपोर्ट मिलती है, इंटरनल कंट्रोल को ओवरकम करने में रिकमेंडेशन मिलती हैं मैनेजमेंट को, और बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिलती है। क्या ख्याल है? ये बातें हम कर सकते हैं कि बकवास कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। However, he believes that the audit helps in finding all major fraud within the company. चलिए ऑल नहीं थे, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड पकड़ना है? नहीं, ऑडिटर का काम क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। ऑडिटर का काम क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। हाँ, वो ओपिनियन देने के लिए ऑडिटर ने क्या करने हैं? ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वो एविडेंस कैसे ऑब्टेन करने हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर। मीन ऑडिट प्रोसीजर जो है वो आपने अप्लाई करके क्या करना है? एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हम वो जो प्रोसीजर आपने डिजाइन करने हैं, जो प्रोसीजर आपने डिजाइन करने हैं वो आपने डिजाइन करने हैं विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्रॉड, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्रॉड। मीन प्रोसीजर परफॉर्म करने का मेन मकसद फ्रॉड पकड़ना नहीं है। मेन मकसद क्या है? टू ऑब्टेन एविडेंस वेदर दिस अकाउंट बैलेंस इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। लेकिन प्रोसीजर जब डिजाइन करने हैं तो इस माइंड के साथ डिजाइन करने हैं कि अगर कोई फ्रॉड हो तो वो भी पकड़ा जाए। मेन मकसद फ्रॉड पकड़ना नहीं है, लेकिन प्राइमरी नहीं सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रॉड पकड़ना। लेकिन ऑल मेजर फ्रॉड नहीं, मटीरियल फ्रॉड कोई है तो वो पकड़ना है, वो भी मेन मकसद नहीं, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ख्याल है? तो ये भी कोई बात यहाँ पे थोड़ी सी फिट की जा सकती है कि एक तो फ्रॉड पकड़ना मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या ख्याल है? और ऑल मेजर फ्रॉड नहीं, कोई मटीरियल फ्रॉड है तो ऑडिटर जो है डिटेक्ट करके देखता है कि हमें क्या करना है इसके ऊपर। कोई ऑल एक तो नहीं और मेजर फ्रॉड भी नहीं,
मटीरियल फ्रॉड। क्यों? इमटीरियल को भी ऑडिटर क्या करता है? इग्नोर कर देता है। सो इसमें 7 नंबर के लिए बातें क्या आएंगी? हमें कुछ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट लिखना पड़ेंगे, डू नॉट ऐड वैल्यू को एक्सप्लेन करते हुए, और थोड़ा हमें ये फ्रॉड के ऊपर बात करना पड़ेगी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जिसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करने हैं विद एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर। ऑडिटर शुड डिज़ाइन ऑडिट प्रोसीजर विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड, बट नॉट ऑल फ्रॉड, ओनली मटीरियल फ्रॉड। क्वेश्चन है कि अगर फ्रॉड सर इस टाइप का मटेरियलिस्टिक हो के उससे कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सही से ऑडिटेड नहीं हो पाएंगे, तो सर उसमें अगर हम फ्रॉड को जस्टिफाई करने के जाते हैं तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो गिवन ट्रू है वो थोड़ी लेट हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमारी लिमिटेशन आ गई, हम फिर उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर उस लिमिटेशन की वजह से हमें पता चल रहा है कि रिपोर्ट हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो रही है, ये फ्रॉड बहुत बड़ा है, उससे हमारी ओपिनियन रॉन्ग होगी है, कल को ये पकड़ा गया तो हमारी ओपिनियन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी, तो फिर हम वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे या तो रिपोर्ट डिले की जाए। अगर वो डिले नहीं करते तो फिर हमारे काम के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज होगी, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? रिज़ाइन फ्रॉम द ऑडिट, या वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों? हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले, टाइम कम था, ये एक फ्रॉड था जो हम प्रॉपर्ली डिटेल में चेक नहीं कर पाए। क्या करें? तो वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, या ऐसी सूरत में विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट में रिज़ाइन कर देंगे ऑडिट से। ये फ्रॉड के ऊपर हमने आगे चल के चैप्टर 3 में पूरा एक सेक्शन पढ़ना है। अभी बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फ्रॉड पकड़ना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? प्रोसीजर हमने डिज़ाइन करने हैं विद एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रॉड, कि अगर कोई फ्रॉड है तो वो भी पकड़ा जाए। जी आगे चले। स्प्रिंग 19 हमने कवर कर लिया। ऑटम 18 नो, ऑटम 18 में एग्जामिनर ने 8 नंबर के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट किया इस एरिया से। रिक्वायर्ड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड to remove his misconception related to the audit of financial statement, including brief explanation of your point of view. Write a letter to your friend, आपने letter लिखना है अपने friend को, to remove his misconception relating to the audit, उसके दिमाग में audit related कोई misconception है, mean expectation gap है, क्या कहला? Relating to audit of financial statements, including brief explanation of your viewpoint. अब इस क्वेश्चन में 8 में से 2 नंबर जो हैं वो सिर्फ लेटर के फॉर्मेट के हैं, जो हम बचपन में सीख चुके हैं, बीसी में सीखा था। राइटिंग स्किल का पेपर भी आप लोगों ने तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? कुछ लोगों के लिए हराम हो गया वो, लेकिन इसमें 2 नंबर सिर्फ लेटर के फॉर्मेट के हैं। सपोज ये हमारा एक पेज है, ठीक हो गया? लेटर कैसे लिखते हैं? इधर हम लिखेंगे उस बंदे या कंपनी का नाम जो लेटर लिख रहा है, मीन फ्रॉम, किसकी तरफ से है, लेकिन फ्रॉम का वर्ड नहीं। सपोज हमने लिख दिया जी ABC ऑडिटर्स, मीन हम लेटर लिखने जा रहे हैं। इसके नीचे पैरेलल, यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेलल नहीं, इसके नीचे अपोजिट साइड पे टू, जिसको लेटर लिखा जा रहा है वो कौन है? सपोज मिस्टर X है आपका दोस्त जिसे आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद इसी के नीचे हम लिखेंगे सब्जेक्ट का वर्ड लिख के आगे क्या मसला क्या है यहाँ पे? मिसकंसेप्शन रिलेटिंग टू ऑडिट आपने जो है वो क्लियर करनी है, तो आप यूँ कह दो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट आप उसे एक्सप्लेन करने जा रहे हो। मीन लेटर है किस चीज़ से रिलेटेड? इसके बिल्कुल नीचे आप क्या लिखोगे? डेट पेपर में बैठे हुए आपकी सपोज डेट है 15 सितंबर 2022। उसके बाद सैल्यूटेशन, सपोज डियर, सर, कुछ भी एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि आप क्या करने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू क्लियर योर मिसकंसेप्शन रिलेटिंग टू द ऑडिट। उसके बाद आपका आंसर एंड पे यहाँ पे नीचे योर ट्रूली, कौन? ABC। ये चीज़ें लिखने के 2 नंबर हैं इसके अंदर। 6 नंबर आंसर के हैं। आंसर अकॉर्डिंग टू सिनेरियो देखना पड़ेगा हमें क्या बातें करनी है। क्या ख्याल है? लेटर का एक फॉर्मेट है, 2018 में टेस्ट हुआ है, दोबारा भी टेस्ट हो सकता है। फ्री के 2 नंबर या तो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
A friend of yours has invested in the shares of Ascender Limited. आपके दोस्त ने Ascender Limited के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की. On receiving the company's annual report, he made the following comments. एक कंपनी एवरी ईयर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स इशू करती है जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी होती है और कुछ अदर स्टेटमेंट्स, चेयरमैन CEO स्टेटमेंट, डायरेक्टर स्टेटमेंट, कोई CSR कंपनी ने परफॉर्म किए तो उसकी रिपोर्टिंग. So on receiving the company's annual report, he made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. इसका क्या मतलब था? Unqualified कंपनी की फेवर में opinion, कंपनी की फेवर में opinion. The auditor has expressed an unqualified opinion since the auditor must have arrived at his opinion after testing majority of transaction. क्या ऑडिटर मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन टेस्ट करता है? नहीं, ऑडिटर तो सैंपल बेस्ड टेस्टिंग जो है वो करता है रादर दैन मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन और एज पर ISAs टेस्टिंग करता है, मेजॉरिटी ने. क्या करा? Majority of transaction, therefore the financial statements are correct in all respect. मीन ये क्या समझ रहा है कि ऑडिटर अगर कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिफ्ट एंड फेयर व्यू तो शायद गारंटी दे रहा है, जबकि नहीं, ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और वो भी लेस देन 100%, i.e. रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट. व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? ऑडिट एविडेंस आर परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव. कॉस्ट एंड टाइम लिमिटेशन डू नॉट अलाउ अस फॉर डिटेल वर्क. Auditor procedure based on judgment which could be faulty. Fraud involving a collusion and cannot be detected. Financial statements include some account balances based on estimate judgment of management. Management may not provide all the information relating to audit. तो ये कुछ बातें कर देंगे. इसको जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ इतनी बात को कि ऑडिटर जो है वो ऑल ऑडिटर क्या कह रहा है, ऑल रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो ऐसी बात नहीं है. Since no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported by the auditor, मीन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर शेयर होल्डर है ना, शेयर होल्डर को क्या मिलेगी? ऑडिट रिपोर्ट. ये लेटर ऑफ वीकनेसेस हम किसको देते हैं? मैनेजमेंट को. और वो बिंग शेयर होल्डर कह रहा है कि इसने चूंकि कोई कंट्रोल डेफिशिएंसीज या फ्रॉड जो है वो हाईलाइट नहीं किया, क्या ऑडिटर का ये काम होता है? नहीं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना. हाँ, अगर कोई वीकनेसेस आइडेंटिफाई हुई हैं तो थ्रू वीकनेसेस मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है रादर देन टू शेयर होल्डर. सो सिंस नो कंट्रोल डेफिशिएंसीज एंड फ्रॉडुलेंट कंडक्ट हैड बीन रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर, क्या फ्रॉड डिटेक्ट करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रादर देन डिटेक्टिंग फ्रॉड. क्यों? फ्रॉड को डिटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, मैनेजमेंट की, ऑडिटर की नहीं. कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है तो किसने पकड़ना है, किसने ठीक करना है? कंपनी की मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने नहीं. I can safely invest further amount of money in the companies because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial statement. तो इसलिए चूँकि कोई फ्रॉड नहीं है तो मैं सेफली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वो ऐसी बात नहीं है. वो हमने ऊपर सारा एक्सप्लेन कर दिया. इसमें 2 नंबर फॉर्मेट के, बाकी 6 नंबर के लिए आपने जो बातें की हैं, क्या बातें की हैं? एक तो आपने ओपिनियन की बात कर दी, आप जो है वो ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या क्या हैं, रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हो. फिर आपने कंट्रोल डेफिशिएंसीज की बात कर दी और तीसरी बात आपने फ्रॉड की कर दी. क्या ख्याल है? और साथ अगर वो कह रहा है कि चूँकि ऑडिटर ने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया तो मैं मतलब सब कुछ ठीक ठीक समझ रहा हूँ, तो मीन कोई गारंटी ऑडिटर की तरफ से नहीं है. बातें की जा सकती हैं 6-8 नंबर के लिए. सर अगर हमने जो स्टेटमेंट ऑफ वीकनेसेस देते हैं मैनेजमेंट को, तो सर अगर मैनेजमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती तो वो फिर डिस्क्लोजर देगी ना उसमें? हम देखेंगे अगर उसकी सूरत में मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट के थ्रू क्वालिफाई कर देंगे कि ठीक नहीं है. मीन एक दफ़ा चांस देंगे, अगर चांस देने के बावजूद मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की और उसकी वजह से मटीरियल मिसस्टेटमेंट बन रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो फिर हम ऑडिट ओपिनियन क्या कर देंगे? क्वालिफाई कर देंगे, मीन कंपनी के अगेंस्ट दे देंगे. आगे अगर हम चले, स्प्रिंग 2018 हम कवर कर चुके हैं. ऑटम 17 नो, ऑटम 17 5 मार्क्स के लिए देखें क्या है. ड्राफ्ट एन एप्रोप्रिएट रिप्लाई मेंशनिंग एनी फॉर रीजन व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंपाइल्ड विथ.
मीन अब कोई रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है हमें नहीं पता, तो आपने कोई 4 रीज़न देनी है कि क्यों ये आप नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर सेंट टू रूफ लिमिटेड, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर मीन जहाँ पे हम टर्म्स जो हैं ऑडिट की एग्री कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट इंगेजमेंट लेटर सेंट टू रूफ लिमिटेड, मिस्टर अजीज असलम, the new chief executive of RL has requested your firm to provide absolute assurance in the audit report. inherent limitations आपने बतानी है कि क्यों हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी स्प्रिंग 17 हमने कवर कर लिया, ऑटम 16 कवर कर लिया, स्प्रिंग 16 कवर कर लिया, ऑटम 15, स्प्रिंग 15, ऑटम 14, स्प्रिंग 14, autumn 13, spring 13, no sir, spring 13. Briefly describe the meaning of professional judgment and explain its importance in the context of an audit. The professional judgment हमने पढ़ा, application of knowledge, expertise, experience and training obtained through experience of audit या working in audit field. क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऑडिट को हाई क्वालिटी परफॉर्म करने के लिए, एक ऑडिट को हाई क्वालिटी परफॉर्म करने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो नेसेसरी है, अदरवाइज आपका वर्क नेग्लिजेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके आगे कोई 3 पार्ट्स हैं, A, B, C, 3 2 मार्क्स के लिए। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। पार्ट A फॉर 3 मार्क्स। Jahangir Private Limited JPL has a paid up capital of 2.5 million, below 3 million. ठीक हो गया, और है भी क्या, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है। तो कौन ऑडिट करेगा, CA और CMA। हाँ अगर ये किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो फिर CA। ओके, टिल रिसेंटली इट वाज अ होली ऑन सब्सिडियरी ऑफ मलिक लिमिटेड। अब पता नहीं पब्लिक लिमिटेड है या नहीं है। Recently, ML has disposed of 60% of its holding to JPL in JPL to Zubair Enterprise, a partnership firm. तो अगर ये पब्लिक कंपनी की सब्सिडी थी भी तो अब नहीं रही, क्यों, उसने 60% होल्डिंग सेल कर दी। सपोज उसके पास अगर 100% भी होल्डिंग थी तो 60% सेल करने के बाद बाकी कितनी बची, 40%। क्या ख्याल है, और कहाँ पे गई अब ये, ZE के अंडर गई, और ZE क्या है, प्राइवेट फर्म है, नहीं क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, मीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। दिस मीन इसका ऑडिट जो है JPL का बिलो 3 मिलियन शेयर कैपिटल है तो CA और CMA करेगा। क्या कह रहा है, क्यों, सारी कंडीशन जो है CA वाली ख़त्म हो गई, CA वाली ख़त्म होगी। क्यों, ना तो इसका शेयर कैपिटल 3 मिलियन से अबव था कि CA ही करता, और ना ही ये सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी रही। All the partners in ZE are on the board of director of ML मलिक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, किसके, ZE के पार्टनर। JPL intends to appoint Mr. Ehsan as its auditor. Mr. Ehsan is an MBA and his brother is also a partner in ZE. पहली बात तो बीइंग अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बिलो 3 मिलियन एंड इज़ नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ एनी पब्लिक कंपनी, इसका ऑडिट करेंगे CA और CMA। और मिस्टर एहसान क्या है, MBA है, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ JPL। फिर दूसरा, उसका ब्रदर जो है वो पार्टनर है, किसका, ZE का, मीन ऑडिटर का ब्रदर जो है वो पार्टनर है। तो ऐसा कंपनी एक्ट के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है रिलेटिंग टू ब्रदर। क्या ख्याल है, अगर स्पाउस डायरेक्टर है तो उस सूरत में तो इनएलिजिबिलिटी बनती है, ब्रदर की बेस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन बीइंग MBA ये ऑडिट नहीं कर सकते। आइदर CA और CMA हैविंग प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिट जो है वही ऑडिट कर सकते हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन ही नहीं, साथ प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑडिट जो है वो भी रिक्वायर होता है। बातें की जा सकती हैं 3 नंबर के लिए। पार्ट B फॉर 2 मार्क्स।
A notice for appointment of Kashif and Company Chartered Accountant KCC was received by Khanewal Limited. KCC ऑडिट करने जा रही है KL का 14 days before the AGM. AGM से 14 दिन पहले नोटिस मिला है, किसकी तरफ से पता नहीं. The notice was served by Mr. Iqbal, who is a holder of 500,000 non-voting preference shares. क्या ये हरकत कर सकता है मिस्टर इकबाल? नहीं, चपेट पड़नी चाहिए इसको. क्यों? A member having 10%, at least 10% voting rights can propose the auditor 7 days before AGM. तो ठीक है, 7 days before मीन 14 days before कर रहा है, लेकिन इसके पास क्या है? नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं. वोटिंग राइट्स होने चाहिए एटलीस्ट 10%, जो ये पोजेस नहीं कर रहा, तो ही कैन नॉट प्रपोज द ऑडिटर. क्या ख्याल है? पार्ट सी फॉर 2 marks. Mr. Khan is a partner in firm of chartered accountants. He also holds 70% shares in Khan Limited KL. मीन एक कंपनी KL के 70% शेयर्स भी हैं इसके पास, और ऑडिट फर्म के अंदर ये पार्टनर भी है. ऑडिट फर्म का नाम क्या है नहीं पता. कंस्ट्रक्शन बैंक लिमिटेड CBL has granted a loan of rupees 10 million to KL. पार्टनर की जो कंपनी है जिसमें इसकी शेयर होल्डिंग है, उस कंपनी को CBL ने लोन दिया हुआ है. Mr. Khan's firm has received an offer for appointment as auditor of CBL. और बैंक का ये ऑडिट करने जा रहे हैं. तो पार्टनर जिसकी 70% शेयर होल्डिंग है एक कंपनी के अंदर, उसने बैंक से लोन लिया हुआ है. क्या ख्याल है? तो 70% शेयर होल्डिंग की बेस पर किसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है? KL के अंदर. KL क्या मिस्टर खान है या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? सेपरेट लीगल एंटिटी है. कोई सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप नहीं है इसकी कंपनी जिसमें इसकी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इसके शेयर्स हैं. वो कोई सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप नहीं है. क्यों? सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो, तो फिर लोन इसने लिया हुआ है. यहाँ पे लोन किसने लिया हुआ है बैंक से? कंपनी ने लिया, और कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सो मिस्टर खान्स फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ CBL. अब यहाँ पे ये बातें नहीं कर देनी हो इंडेप्टेड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया हुआ है, मार्केट रेट पे लिया हुआ है तो एलिजिबल है. नहीं भाई, वो आप की फर्म ने नहीं लिया हुआ, आपकी फर्म के किसी ऑडिटर ने नहीं लिया हुआ. लोन किसने लिया हुआ है? KL ने लिया हुआ है. लोन वापस नहीं होता तो कौन ज़िम्मेदार है? KL ज़िम्मेदार है, मिस्टर खान ज़िम्मेदार नहीं है. क्या ख्याल है? क्यों? लिमिटेड कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली. कंपनी लोन नहीं पे करती तो इन्वेस्टर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी. सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप में तो जाती है. क्या ख्याल है? चलिए आगे. Item 12. Comment in each of the following independent situation with reference to the applicable rules and regulations. Part A for 3 marks, Part B for 4 marks, Part B हम कल कवर कर चुके हैं शायद टेस्ट के अंदर. Part B हम कवर कर चुके हैं. क्या ख्याल है? जहाँ पे 990 जो है वो कंपनी का पेड अप कैपिटल था, 130 मिलियन जो है वो शेयर कैपिटल था. पार्ट ए हमें सिर्फ कवर करना है. पार्ट ए, जमान इज अ पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड होल्ड्स 5000 शेयर्स इन मर्दान लिमिटेड. जमान पार्टनर है जिसके मर्दान लिमिटेड के अंदर 5000 शेयर्स हैं. ML एंड KL आर सब्सिडरीज ऑफ डेरा खान लिमिटेड. तो DKL की सब्सिडरीज हैं ML भी और KL भी, और इसके अंदर पार्टनर की क्या है? शेयर होल्डिंग है. ठीक हो गया? ओके. His firm has received an offer for appointment as auditor of KL. और आपकी फर्म को जो है वो ऑफर मिली है किस का ऑडिट करने के लिए? KL का ऑडिट करने के लिए. इसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो, इसका ऑडिट तो नहीं कर सकते. एक सब्सिडरी के लिए डिस्क्वालीफाई हो तो पेरेंट के लिए डिस्क्वालीफाई हो, मीन यहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई हो गए. और जब इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो तो इसके लिए भी क्या बन गए?
डिसक्वालीफाई। तो KL और ML आपस में क्या है? एसोसिएटेड कंपनी अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। क्या ख्याल है? एंड शेयर होल्डिंग इन एसोसिएटेड कंपनी की सूरत में ऑडिटर एलिजिबल नहीं है, बट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड if he disclose the shareholding at the time of investment and divest his shareholding within 90 days of appointment। क्या ख्याल है? बात की जा सकती है। मीन ये सारी बातें करना पड़ेंगी, सिर्फ एलिजिबल नहीं है, नहीं ऑडिट कर सकता है, बस बात ख़त्म होगी, नहीं, सारी बातें करना पड़ेंगी जी। स्प्रिंग 12 में अगर हम आए कवर कर चुके हैं, नहीं, स्प्रिंग 12 comment on each of the following independent situation with reference to applicable rules and regulations। पार्ट A, B, C, D 4 पार्ट हैं, 2, 6, 2, 2। मीन पार्ट B में एग्जामिनर को सखी दिल हो गया, उसने 6 नंबर दे दिए। पार्ट A फॉर 2 मार्क्स। वकार इज अ पार्टनर इन सोहेल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are the auditor of Wasim Limited for the year 2011। Aqib, who was a partner of Waqar in 2008 in his food business, has recently been appointed as a director of Wasim Limited। वकार पार्टनर है सोहेल एंड कंपनी में, ये ऑडिट करने जा रहे हैं किसका? वसीम लिमिटेड का। आकिब जो कि पार्टनर था वकार का, वकार क्या आकिब का एम्प्लॉय था? नहीं, पार्टनर था, स्पाउस नहीं, पार्टनर था 2008 तक एक फूड बिजनेस में। अब वो आकिब, इसका जो दोस्त पार्टनर था, वो आपके ऑडिट क्लाइंट का डायरेक्टर बन गया है, तो फ्रेंड डायरेक्टर बन गया है, या पार्टनर डायरेक्टर है, या पास पार्टनर डायरेक्टर है, तो इसके ऊपर कोई प्रोविजन है कंपनी एक्ट की? नहीं। वो स्पाउस डायरेक्टर है, तो उस सूरत में इशू है। या कोई इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है, और वो भी करंट लास्ट 3 ईयर्स में भी नहीं। क्यों? अगर ये एम्प्लॉई भी होता इनडायरेक्ट, तो करंट नहीं है, लास्ट 2 ईयर्स में था, तो उस सूरत में भी कोई इशू नहीं है। तो वकार एंड कंपनी कैन ऑडिट वसीम लिमिटेड। क्या ख्याल है? पार्ट B को ज़रा रीड करके देखेंगे, 6 पॉइंट अगर आप बना सको। पार्ट B में से कुछ 6 पॉइंट अगर आप लोग बना सको। जी, अलीम आसिफ एंड कंपनी ACC चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज़ एक्सेप्टेड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुल लिमिटेड। कोई मसला यहाँ तक? ACC GL का ऑडिट करने जा रहे हैं। कमाल हु इज़ अ पार्टनर इन ACC हैज़ 5000 शेयर इन GL। पहले तो इस पर बात आ गई, शेयर होल्डिंग है, तो सूरत में ऑडिटर एलिजिबल नहीं है, डिसक्वालीफाई है टू कंडक्ट ऑडिट being a shareholder, but auditor appointment can be valid if he disclose the shareholding at the time of appointment and divest his share within 30 days। तो कुछ 3 पॉइंट इसके ऊपर बन जाएंगे। within 90 days 3 पॉइंट बन जाएंगे। within 30 days of acceptance he gifted the shares to his son कामरान। हाँ, अगर शेयर होल्डिंग माइनर चाइल्ड की है तो डीम टू बी शेयर होल्डिंग ऑफ द ऑडिटर हु इज़ अ मैनेजर इन AAC। माइनर क्या एक किसी कंपनी का इतने काबिल हो गया है कि जाके मैनेजर ही बन जाए? नहीं। क्या ख्याल है? कोई सिस्टम स्टूडेंट तो शायद बन सकता है अंडर 18,
अदरवाइज मैनेजर बनने के लिए वो क्या होगा, मेजर ही होगा। सो मिस्टर कामरान यहाँ पे क्या है, इज़ कंसिडर टू बी मेजर चाइल्ड, क्या कहलाए, इज़ कंसिडर टू बी मेजर चाइल्ड। सो देयर इज़ नो इशू विद द शेयर होल्डिंग ऑफ चाइल्ड। क्या कहलाए, 6 पॉइंट प्रॉपर पूरे बनाना पड़ेंगे और यही प्रैक्टिस हमने इन क्वेश्चन से करनी है कि एक नंबर एक वैलिड पॉइंट हमने कैसे बनाना है। ये अगर हमें बनाना आ गया तो पेपर में 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स अगर हम बना के आ गए तो 50 तो ठीक हो ही जाने हैं। हाँ, उससे ज़्यादा ऊपर जितने भी ठीक होंगे उतने नंबर हमें इजाफी मिल जाएंगे। ऑडिट 100 मार्क्स 100 वैलिड पॉइंट्स, वो आपने बनाना सीखना है कि ये पॉइंट से मुझे एक नंबर कैसे लेना है। पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, साजिद हमीद एंड कंपनी SHC चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द ऑडिटर ऑफ मीर हसन लिमिटेड MHL। SHC ऑडिट करने जा रहे हैं MHL का। काशिफ इज़ अ सीनियर मैनेजर इन SHC क्लाइंट कंपनी में एंड इज बीइंग प्रमोटेड एज पार्टनर। तो काशिफ सीनियर मैनेजर था ऑडिट फर्म के अंदर और अब पार्टनर प्रमोट हो गया। ही टीच ऑडिटिंग इन अ कॉलेज। द कॉलेज इज ऑन्ड बाय अ ट्रस्ट हु ट्रस्टी इंक्लूड 2 डायरेक्टर ऑफ MHL। मीन वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, मीन किसी कॉलेज का एम्प्लॉई है, क्या ख्याल है, और उस कॉलेज के 2 ट्रस्टी जो हैं वो आपके क्लाइंट के डायरेक्टर हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है। ट्रस्टी क्या ऑनर्स होते हैं? ट्रस्टी ऑनर्स नहीं होते। क्या ख्याल है, मीन वो जो कॉलेज है और जो हमारा क्लाइंट है ये ना तो होल्डिंग सब्सिडियरी हैं ना ही एसोसिएटेड कंपनीज हैं, क्या ख्याल है, और ट्रस्टीज़ ना ही ऑनर हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो क्लाइंट के डायरेक्टर के अंडर इनडायरेक्ट एम्प्लॉई है, ऐसा भी नहीं है। सो SHC कैन ऑडिट MHL। 2 नंबर है। पार्ट डी फॉर 2 मार्क्स, सलीम इज़ अ पार्टनर इन ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ही आल्सो प्रैक्टिसेस एज ए सोल प्रोप्राइटर and has received an offer for appointment as auditor of ABC Financial Services Limited, which is a subsidiary of DEF Bank Limited। मीन सलीम एक ऑरेंज एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्टनर है और साथ अपनी इसने सोल प्रोप्राइटर फर्म भी बनाई हुई है। मीन 2 फर्म में काम कर रहा है, एक ऑरेंज एंड कंपनी में और दूसरा अपनी भी फर्म बनाई हुई है। और अपनी फर्म से इसको ABC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए ऑफ़र मिली है जो कि सब्सिडरी है DEF बैंक लिमिटेड की। द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय DEF बैंक लिमिटेड टू अ पार्टनर ऑफ ऑरेंज एंड कंपनी इज ₹1.1105 मिलियन। क्या ऑरेंज एंड कंपनी ऑडिट करने जा रही है? नहीं। कौन ऑडिट करने जा रहा है? सलीम की अपनी प्रोप्राइटर फर्म। तो क्या सलीम ने लिया हुआ है क्रेडिट कार्ड? नहीं। तो बैलेंस ओवर ड्यू सलीम पे नहीं है, ना ही उसकी फर्म पे है, अदर फर्म पे है, और अदर फर्म पे है तो उसके लिए सलीम का तो कोई रिलेशन नहीं है। 2 पार्टनर है वहाँ पे, लेकिन सलीम के ऊपर बैलेंस नहीं है, बैलेंस अदर पार्टनर के ऊपर है। तो सलीम कैन ऑडिट ABC फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पे ये नहीं कहना हो 1 मिलियन से अबव आ गया तो ऑडिटर इन एलिजिबल हो गया, नहीं। केस देखो कि ऑडिट करने कौन जा रहा है, क्या ऑरेंज एंड कंपनी करने जा रही है? नहीं। क्यों? ऑरेंज एंड कंपनी के पार्टनर्स का बैलेंस ओवरड्यू है और उसमें सलीम का नहीं है, और ऑडिट करने जा रहा है सलीम अपनी सोल प्रोप्राइटर फर्म के थ्रू, ऑरेंज एंड लिमिटेड के थ्रू नहीं। जी ऑटम 11 हम कवर कर चुके हैं, प्रीवियस टेस्ट का क्वेश्चन है, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन स्प्रिंग 10 का रह गया और ख़त्म हो गया। स्प्रिंग 10 को 10 नंबर के लिए पार्ट A, B, C, D, E टेस्ट किया गया। Comment on each of the following situation with reference to appointment of external auditor in accordance with the requirement of the Companies Act 2017।
Farooq and Company Chartered Accountants has received an offer to be appointed as the external auditor of Ibrahim Gas Company. तो फारूक ऑडिट करने जा रहे हैं इब्राहिम गैस का. The firm is indebted to the company as it has not paid the last 2 months bill amounting to ₹4860. तो इंडेप्टेड की सूरत में ऑडिटर इनएलिजिबल है, लेकिन यूटिलिटी बिल की सूरत में एक एक्सेप्शन है कि बिल जो है वो लेस देन 90 ड्यू से ओवर ड्यू है तो ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड. सो फारूक एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ इब्राहिम गैस कंपनी. सिंपल. मीन 2010 12 साल पहले इस तरह के क्वेश्चन होते थे. पार्ट बी. आफ्टर 100 days of incorporation, the directors of Rahman Limited decided to appoint Mr. Shahid as company statutory auditor. क्या डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? क्या डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं विद इन 90 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आफ्टर 90 days उनका ये राइट्स जो है वो अबॉलिश हो जाता है. क्या ख्याल है? उस सूरत में SECP ऑडिटर अपॉइंट करेगा. आफ्टर 100 days ये नहीं कर सकते, विद इन 90 days कर सकते थे. क्या ख्याल है? ऐसी बात है. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. Mr. Shahid was employed by RL before he started his own practice. और ये पहले एम्प्लॉय था किसका? RL का, क्लाइंट का. और अगर लास्ट 3 years में एम्प्लॉय था, अगर लास्ट 3 years में भी एम्प्लॉय था तो सूरत में मिस्टर शाहिद इज़ नॉट एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ RL, is not qualified to be appointed as auditor of RL. तो दोनों बातें ही गलत हैं. एक तो डायरेक्टर कर नहीं सकती हरकत, अब क्यों वो राइट ख़त्म हो गया इनका, और दूसरा मिस्टर शाहिद एम्प्लॉय था और अगर लास्ट 3 years में भी एम्प्लॉय था तो सूरत में क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है. पार्ट सी. The directors of Fazal Limited FL have decided to appoint Sayyid and Company Chartered Accountants as external auditor of the company. FL ऑडिट करने जा रहे हैं किसका? नहीं, FL का ऑडिट करने जा रही है सैयद एंड कंपनी, और डायरेक्टर ने जो है वो डिसाइड किया है कि सैयद एंड कंपनी ऑडिट करेगी. क्या डायरेक्टर ये काम कर सकते हैं? अगर तो फर्स्ट ऑडिटर है, अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो फिर तो कर सकते हैं. कैजुअल वैकेंसी है फिर भी कर सकते हैं. या क्या कर सकते हैं? ऑडिटर की प्रपोज रिकमेंडेशन दे सकते हैं. प्रपोज शेयर होल्डर करेगा, रिकमेंड कर सकते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट. क्या ख्याल है? with consent of the auditor. One of the partner's spouse hold 1000 shares in the subsidiary of FL. और फर्म के पार्टनर के स्पाउस के कुछ 1000 शेयर्स भी हैं सब्सिडी ऑफ FL में. तो स्पाउस शेयर होल्डिंग इज़ डीम्ड टू बी शेयर होल्डिंग ऑफ द ऑडिटर. क्या ख्याल है? और ऑडिटर अगर जो है वो इनएलिजिबल है फॉर होल्डिंग तो सब्सिडी के लिए भी इनएलिजिबल है. सो उस सूरत में क्या है? सैयद एंड कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ FL. पहले वो डायरेक्टर्स वाली बात कर दी कि वो कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, और फिर हमने ये स्पाउस की शेयर होल्डिंग की बात कर दी. पार्ट डी. द डायरेक्टर्स ऑफ नजम प्राइवेट लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ₹4.5 million. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 4.5 million में अबव 3 million है, तो CA ही ऑडिट करेगा, CMA भी नहीं. ठीक हो गया? मिस्टर दाऊद टू एक्ट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी. तो अगर तो CA है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. मिस्टर दाऊद हैव बीन अवॉर्डेड अ डिप्लोमा इन IFRS बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ completed द मैंडेटरी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम अ लीडिंग फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. CA का मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा जिसने 21 पर्चों में ज़लालत बर्दाश्त करके 21 पर्चे पास किए हैं और उसके बाद 3.5 साल आर्टिकल की ज़लालत बर्दाश्त किया. क्या कह रहा है? ये कौन है जिसने चलो फर्म वाली ज़लालत बर्दाश्त की है लेकिन 21 पर्चों वाली ज़लालत बर्दाश्त नहीं की? IFRS का डिप्लोमा ले लिया, मीन 3 अकाउंटिंग के पर्चों वाली ज़लालत बर्दाश्त किया उसने. तो कहाँ 21 पर्चे और कहाँ अकाउंटिंग के 3 पर्चे? तो क्या ये ऑडिट कर सकता है? नहीं. क्यों? इसने ज़लालत बर्दाश्त नहीं की, तो इसलिए ये ऑडिट करने के काबिल नहीं है. ओनली CA ही ऑडिट कर सकता है. क्या ख्याल है? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट.
So part E, all directors of Hassan Associate Private Limited are chartered accountants. The company has recently received an offer for appointment as the external auditor of Masood Private Limited, which has a paid up share capital of rupees 1 million. क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है? क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है? क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है? कंपनी का शेयर कैपिटल 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन से अबव जो है वो ऑडिट करवाना है. क्या ख्याल है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एटलीस्ट 3 मिलियन है, तो CA CMA दोनों कर सकते हैं, और यहाँ पे कौन है? CA कर रहे हैं, तो क्या ठीक है? नहीं. ये क्या वर्ड है? ये क्या है? बॉडी कारपोरेट प्राइवेट लिमिटेड है ऑडिट फर्म. अभी तक हम पढ़ते आए हैं मसूद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिलाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इसका मतलब क्या था? ये पार्टनरशिप फर्म थी, किसी के साथ प्राइवेट लिमिटेड का वर्ड नहीं था. क्यों? साथ लिमिटेड का मतलब क्या है? कंपनी. और हमने कहीं पे पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर कि बॉडी कारपोरेट जो है वो ऑडिटर के लिए क्वालिफाइड नहीं है. और ये क्या है? बॉडी कारपोरेट है, तो बीइंग अ बॉडी कारपोरेट ये ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है. हाँ, बिलो 3 मिलियन CA CMA दोनों कर सकते हैं, बट हसन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ बॉडी कारपोरेट इज नॉट एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट. मीन 2010 में और की चीज़ें भी पूछी जाती थी, आसान काम ही नहीं थे जी. 2009 का क्वेश्चन, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट. सो 2009 से लेकर 2022 तक, मीन पिछले 13 सालों में इस चैप्टर से क्या क्या टेस्ट हुआ वो हमने सारा का सारा कवर कर लिया है. कोई एक सिंगल क्वेश्चन, कोई एक सिंगल पार्ट इस चैप्टर से रिलेटेड हमने नहीं छोड़ा. मीन पूरी तसल्ली कर ली है, इनफ नहीं, मोर देन इनफ प्रैक्टिस कर ली है. अब आपको इन क्वेश्चंस को कुछ रिटर्न अटैम्प्ट करने हैं जो आपको औखे लगें, जहाँ पे 5-5, 6-6 नंबर हैं. हाँ, जहाँ पे 2-2 नंबर हैं, रिटर्न अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आंसर रीड कर लें. लेकिन जहाँ पे भी 2 नंबर से ज़्यादा का पार्ट है उससे कोशिश करना है आपने हाथ से एक दफ़ा रिटर्न अटैम्प्ट करना है. क्यों? इस चैप्टर से क्वेश्चन कंपनी एक्ट का कमिंग अटैम्प्ट में मस्ट अपीयर होना है. ठीक हो गया? 5 नंबर हों, 6 हों, 8 हों, हमें वो मार्क्स लेने हैं. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ. क्वेश्चन 23 का जो पार्ट सी है, स्पाउस की शेयर होल्डिंग सब्सिडरी में है, पेरेंट में है, सेम बात है. मीन अगर आप सब्सिडरी के लिए इनएलिजिबल हो, डिस्क्वालीफाई हो, तो पेरेंट के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो. ठीक हो गया? तो नहीं, एलिजिबल नहीं है, डिस्क्वालीफाई. किसकी? हाँ, अगर ये वाला पॉइंट ना होता तो उस सूरत में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फिर ठीक था, फिर तो कोई इशू नहीं था. लेकिन डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो देखना है कि फर्स्ट कर रहे हैं तो चलो कर सकते हैं विद इन 90 डेज, या कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे हैं फिर तो ठीक है. अगर सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट है तो वो फिर डायरेक्टर नहीं कर सकते, रिकमेंड कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट थ्रू शेयर होल्डर वोटिंग होगी. ठीक है, ये बात भी फिर डिटेल में की जा सकती है. लेकिन मेन इसमें बात ही किसकी आ गई? स्पाउस की आ गई. कल चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. आज के 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए आपके, किसी वापस कर दूंगा.